नमस्कार साथियों। कुछ व्यक्तित्व और कृतित्व इतने विशाल, इतने विराट होते हैं कि जब इनको किसी पुरस्कार से नवाजा जाता है तो पुरस्कार ऐसे व्यक्तित्वों को पाकर, ऐसे कृतित्वों को पाकर खुद ही एक गौरव का अनुभव करता है। मैं बात कर रहा हूँ महान भारतीय वैज्ञानिक सर सीवी रमन की, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की, जो बेसिकली एक रमन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है जिसने स्पेक्ट्रम की ऊंचाइयों को आसमान तक पहुंचा दिया। मैं कविता शुरू कर रहा हूं। यूं तो भारत की धरती पर प्रतिभा के दिव्य प्रसून खिले, नोबेल खुद हुए पुरस्कृत तब जब उनको सीवी रमन मिले। नोबेल खुद हुए पुरस्कृत तब जब उनको वेंकट रमन मिले। विज्ञान जगत के सूर्य प्रखर, भारत माँ के नायाब रतन, हे मेधा के उत्तुंग शिखर, हे रमन तुम्हें करबद्ध नमन, हे रमन तुम्हें करबद्ध नमन। रमन प्रभाव की भूमिका से शुरुआत कर रहा हूं कविता की। भूमध्य सिंधु के जल में जब एक दिखा दूधिया नीलापन, भूमध्य सिंधु के जल में जब एक दिखा दूधिया नीलापन, विकिरण के इसी प्रकीर्णन से एक दिव्य दृष्टि पा गए रमन। इस प्रेक्षण से ही वेंकट ने एक कालजयी संज्ञान लिया, क्रमबद्ध प्रयोगों के निमित्त श्री कृष्णन का आह्वान किया। जब वेंकटरमन किसी कॉन्फ्रेंस से लौट रहे थे तो भूमध्य सागर के जल में उनको सूर्य की रश्मियों के साथ अटखेलियाँ खेलते हुए बड़ा ही सुंदर मनोरम नीले रंग का दृश्य दिखाई दिया, और उससे उन्होंने ये संज्ञान लिया कि यहाँ पर कुछ स्कैटरिंग जैसी कोई घटना हो रही है और इसको हमको लैब में इसके सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। कुछ वर्ष पूर्व ही कॉम्पटन प्रभाव दर्शाया था, वैसा ही कुछ क्रांतिक विचार वेंकट के मन में आया था। 1923 में कॉम्पटन इफेक्ट की खोज हुई। वो एक्सरे स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट था और इसी से रमन को प्रेरणा मिली। मितव्ययता से एक अतुलनीय उत्कृष्ट शोध का काम किया, मितव्ययता से एक अतुलनीय उत्कृष्ट शोध का काम किया, स्पेक्ट्रम मिति को एक नया और उच्चनिष्ठ आयाम दिया। वे प्रथम एशियन वैज्ञानिक जिनको नोबेल सम्मान मिला, वरदान सिद्ध यह खोज हुई जिससे पदार्थ विज्ञान खिला, वरदान सिद्ध यह खोज हुई जिससे पदार्थ विज्ञान खिला। यह वेंकट रमन प्रकीर्णन विधि बन गई मील का पत्थर अब, प्रत्येक द्रव्य की संरचना का अध्ययन हुआ सहज संभव, प्रत्येक द्रव्य की संरचना का अध्ययन हुआ सहज संभव। अणु की समस्त गतिविधियों का तुमने दर्शाया छायांकन, अणु की समस्त गतिविधियों का तुमने दर्शाया छायांकन, हे मेधा के उत्तुंग शिखर, हे रमन तुम्हें करबद्ध नमन। अब देखिए ये एक्सपेरिमेंट क्या है। ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली लाइट और मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन है। जब मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी मटेरियल के ऊपर डाला जाता है, मोनोक्रोमेटिक मीन्स सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट को किसी मटेरियल से पास कराते हैं, तो वो लाइट के फोटॉन्स उन मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन करते हैं। अब इंटरेक्शन के फलस्वरूप क्या होता है, कुछ फोटॉन्स तो
बिना फ्रीक्वेंसी में चेंज दिखाई निकल जाते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता, उसको कहते हैं रैले स्कैटरिंग। लेकिन कुछ फोटॉन्स मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन करके एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। जो मॉलिक्यूल्स ग्राउंड स्टेट में है, फोटॉन्स अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट उसको दे देते हैं, मॉलिक्यूल एक्साइट हो जाता है और इससे फ्रीक्वेंसी, फोटॉन की फ्रीक्वेंसी गिर जाती है। तो वो गिरी हुई फ्रीक्वेंसी के साथ, यानी रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी के साथ स्कैटर होते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी और नई फ्रीक्वेंसी का, उसको रमन शिफ्ट कहते हैं। तो अगर फोटॉन की फ्रीक्वेंसी गिर रही है उसकी एनर्जी का कुछ पार्ट मॉलिक्यूल को देने के कारण, तो इसको कहते हैं हम स्टोक लाइंस। दूसरी ओर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में है और जब फोटॉन उनसे टकराएगा तो फोटॉन को ही अपनी एनर्जी का कुछ अंश वो दे देंगे, ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। एज ए रिजल्ट फोटॉन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और पॉजिटिव रमन शिफ्ट दिखाई देगा, और इन लाइंस को हम कहते हैं एंटी स्टोक लाइंस। लेकिन इसकी संभावना काफ़ी कम है। नॉर्मल स्टेट्स में, नॉर्मल टेम्परेचर्स पर एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स की संख्या कम होती है, तो एंटी स्टोक लाइंस की डेंसिटी भी कम होती है। इसको मैं समझा रहा हूँ कविता के माध्यम से। जब एक वर्ड कोई प्रकाश द्रव्यों के मध्य गुजरता है, निर्गत प्रकाश में अन्य वर्ड का भी सुरखाब बिखरता है। यह रमन प्रकीर्णन भौतिकी की एक भव्य मील का पत्थर है। अणुकंपन घूर्णन विकिरण का विनिमय कितना कुछ सुंदर है। फोटोन का एक्सचेंज किसके साथ होता है? मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन एनर्जी और रोटेशन एनर्जी के साथ। था मूल्य मात्र 200 रुपये, स्वभिकल्पित स्पेक्ट्रोमीटर बिखराव हुआ जब विकिरण का स्पेक्ट्रोस्कोपी गई निखर। उन्होंने जो स्पेक्ट्रोमीटर बनाया था उसकी कीमत मात्र 200 रुपये की थी। फंडिंग थी ही नहीं, बहुत कम पैसे में काम करना पड़ता था। फोटॉन व अणु की टक्कर जब बिन ऊर्जा विनिमय होती है, रैले प्रत्यास्थ प्रकीर्णन से आवृत्ति अविभाजित रहती है। रैले स्कैटरिंग। फोटॉन व अणु संघट्टों में जब ऊर्जा विनिमय होता है, फोटोनी मूल तरंगों में रमणी विस्थापन होता है। रमन शिफ्ट, फ्रीक्वेंसी का चेंज। सामान्य ताप पर रहते हैं अणु निम्न अवस्था में अक्सर, उत्तेजन की भरते कुलांच फोटोनों की संगत पाकर। ये मूल अवस्था के अणुकण ऊर्जा लेकर फोटोनों से स्टोक श्रेणियां दर्शाते आवृत्ति के कमतर मानों से। ये मॉलिक्यूल्स फोटोन से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एज ए रिजल्ट फोटोन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और वो स्टोक लाइंस शो करते हैं विद रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का चेंज कहलाता है रमन शिफ्ट। अणु को ऊर्जा देकर प्रकाश एक लाल शिफ्ट दर्शाता है। स्पेक्ट्रम में इस श्रेणी को प्रभुता से देखा जाता है। रेड शिफ्ट यानी बढ़ी हुई वेवलेंथ या रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी। यदि पहले से उत्तेजित अणु फोटोनों संग टकराता है, यदि पहले से उत्तेजित अणु फोटोनों संग टकराता है, उल्टे उसको ऊर्जा देकर अणु मूल अवस्था पाता है। ऊर्जा को ही ऊर्जा देना यह कैसा विस्मयकारी है, समझे न शत्रु को निबल कभी पड़ सकता भ्रम यह भारी है। ऊर्जा को ही ऊर्जा दे दी अणु ने। अणु से ऊर्जा लेकर प्रकाश एक नीला शिफ्ट दिखाता है। एंटी स्टोक श्रेणियों में अणुओं का धर्म बताता है। ये एंटी स्टोक लाइंस होती हैं क्योंकि फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और वो एंटी स्टोक लाइंस शो करता है।
सामान्य ताप पर उत्तेजित अणु संख्या कम ही रहती है। सामान्य ताप पर उत्तेजित अणु संख्या कम ही रहती है। जाहिर है इन रेखाओं की तीव्रता नरम ही रहती है। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस पर एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स की पॉपुलेशन कम होगी तो इन लाइंस की पॉपुलेशन भी कम आएगी। लेकिन अगर हम सैंपल को गर्म करें तो ग्रेजुअली ऐसे मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ेगा, तो एंटी स्टोक लाइंस की डेंसिटी में भी चेंजेस आएंगे, उनकी संख्या भी बढ़ेगी। उत्तेजित अणु संख्या लेकिन गरमाने पर बढ़ जाती है। एंटी स्टोक श्रेणियों की तीव्रता वृद्धि दर्शाती है। तो मैंने रमन इफेक्ट और उसके एक्सप्लेनेशन को कविता के माध्यम से समझाया है। अब देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी, मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जिसमें आज रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशंस नहीं हो। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशन हर फील्ड के अंदर है। दरअसल आप विश्व की किसी भी मटेरियल साइंस लेबोरेटरी में जाएं तो बेसिकली मटेरियल्स के करेक्टराइजेशन के लिए दो टूल्स आपको जरूर मिलेंगे ही मिलेंगे, एक तो एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर और एक रमन स्पेक्ट्रोमीटर। तो मटेरियल्स के करेक्टराइजेशन का बेसिक टूल है ये रमन स्पेक्ट्रोमीटर। इसके कुछ एप्लीकेशंस और इसके कुछ पोटेंशियल फीचर्स को मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। अंतर परमाणुक दूरी या अणु की सममितता के प्रमाण प्रोफाइल प्रतिबिंबित करती हर द्रव्य प्रकृति का गूढ़ ज्ञान। इंटरएटॉमिक डिस्टेंसेस, मॉलिक्यूल की सिमेट्री, ये रमन प्रोफाइल में आते हैं और इनको एनालाइज करके हम बहुत ही प्रिसाइज रिजल्ट निकालते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या फॉरेंसिक विज्ञान जगत, भौतिकी, रसायन, पुरातत्व में है इनके प्रयोग अगणित। नैनो ट्यूबों के विश्लेषण या जीव जगत के अध्ययन में भूगर्भीय प्रश्नों के हल भी संभव हैं रमन प्रकीर्णन में। औषधि व प्रसाधन सामग्री गुणवत्ता के निर्धारण में क्षणजीवी का स्पेक्ट्रम भी संभव है रमन प्रकीर्णन में। नैनो तकनीकी का जुड़ाव करके रमणीय प्रकीर्णन से कैंसर ट्यूमर की उपस्थिति चिन्हित होगी नैनो कण से। संपूर्ण विश्व में कोई भी हो आज पदार्थ शोधशाला, संपूर्ण विश्व में कोई भी हो आज पदार्थ शोधशाला, बिन रमन स्पेक्ट्रम शोध पत्र समृद्ध नहीं होने वाला। बिन रमन स्पेक्ट्रम शोध पत्र संपन्न नहीं होने वाला। भौतिकी का नोबल पुरस्कार सम्मान उच्चतम लब्ध रमन, तुमने प्रशस्त की एक नई स्पेक्ट्रम मित शत कोटि नमन। तुमने प्रशस्त की एक नई स्पेक्ट्रम मित शत कोटि नमन। रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी 1928 को हुई थी और तब से इस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस खोज के लिए 1930 में वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार मिला। मेरी कविता सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।